एक मानव काशीराम साहब का एक ऐतिहासिक कथन है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कामयाब मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। पुनः मेरी बात को सुने कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति भी कामयाब नहीं हो सकती। अब गैर राजनीतिक जड़ें क्या होती हैं? हमारा समाज, जहां भी आप पूछोगे वो बताएगा कि हम सामाजिक संगठन चला रहे हैं। किसी अधिकारी से पूछोगे, हम अपने डिपार्टमेंट का सामाजिक संगठन चला रहे हैं। किसी गांव बस्ती में पूछोगे, हम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे सामाजिक संगठन चला रहे हैं। आप इतने सारे सामाजिक संगठन चला रहे हैं, इसी की वजह से आज समाज में जागरूकता बढ़ी। लेकिन सिर्फ सामाजिक संगठन चला के हम लोग इस देश में बिना सत्ता को प्राप्त किए कामयाब नहीं हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि गैर राजनीतिक जड़ें होती हैं समाज की सामाजिक हैसियत और समाज की आर्थिक हैसियत। सामाजिक हैसियत हमारी क्या है, ये आप जानते हैं। सामाजिक हैसियत हमारी ये है कि देश के बहुजन समाज के लोगों के साथ आज भी मूछें रखने पर उनकी हत्या होती है, अच्छे कपड़े पहनने पर उनकी हत्या होती है, अच्छा खाने पीने पर उनकी हत्या होती है, घोड़ी पे बैठ के बारात चढ़ने पर उनकी हत्या होती है, अच्छे गाने बजाने पर उनके साथ हत्या होती है, अपराध होते हैं। कोई उनको जूते में पानी पिलाता है, कोई जूते में पेशाब पिलाता है, कोई उनके सर पे पेशाब कर देता है, कोई उनको और तमाम तरह की अपमानित करने के जो हैं प्रयास करता है। कहीं हत्या कर दी जाती है, मार के लटका दिया जाता है, कहीं हत्या करके टुकड़े कर दिए जाते हैं, कहीं रेप होता है छोटी छोटी बच्चियों का, कहीं और तमाम तरह की चीजें होती हैं। सामूहिक बहिष्कार किया जाता है, कहीं जुर्माना लगाया जाता है, कहीं पेड़ में बांध के यातनाएं दी जाती हैं। तो ये हमारी सामाजिक हैसियत है। इस देश के आज़ादी के 75 साल बाद भी ये इस देश में हमारी सामाजिक हैसियत है। आप सोचो, जब काशीराम साहब आंदोलन चला रहे तब हमारी सामाजिक हैसियत और कितनी कमजोर रही होगी। फिर आर्थिक मजबूती की बात कर लेता हूँ, आर्थिक मुक्ति की बात कर लेता हूँ, आर्थिक हैसियत की बात कर लेता हूँ। तो आर्थिक हैसियत ये है कि देश के विभिन्न कोने में आप जाओगे, भारत के अंदर 2% सरकारी सेक्टर है, उसमें 22.5% आरक्षण हमें है, 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को, वो भी जो है पूरा नहीं किया जाता। उसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। ये हमारी आर्थिक हैसियत है कि इन 2% हमारे समाज को, हमारा 1% समाज भी कामयाब नहीं हुआ। उस 1% समाज जो सरकारी नौकरी में गया, उस 1% समाज ने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, किसी को बिजनेस करने के लिए, किसी को आर्टिस्ट बनाने के लिए, किसी को पत्रकार बनाने के लिए, किसी को हिस्टोरिकल बनाने के लिए उसने अच्छी पढ़ाई करवाई। तो हमारा 7, 8, 9, 10% समाज तैयार हुआ है। बाकी 90% दलित समाज की स्थिति चूकी तू है, और ऐसी स्थिति 80% पिछड़े वर्ग के लोगों की है। आप अपने गांव बस्ती में जाकर देखना, पाल समाज के लोगों को, प्रजापति समाज के लोगों को, सैन समाज के लोगों को, कश्यप समाज के लोगों को, निषाद समाज के लोगों को और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनके घर परिवार, उनके कामधाम, उनके रोजगार देखना। वो बहुत सक्षम इस देश में नहीं। आप 80%, 85% चमार समाज के लोगों को, पासी समाज के लोगों को, धोबी समाज के लोगों को, कोरी समाज के लोगों को, खटीक समाज के लोगों को, कभी उनके गांव में, उनकी बस्तियों में मुसार समाज के लोगों को जाकर, अलग अलग जातियों से हम लोग हैं, जातियों से हम लोगों को पहचान मिलती है। कहीं हमको डूम कहा जाता है, कहीं हमको डूमड़े कहा जाता है, कहीं हमको मुसार कहा जाता है, कहीं हमको मांझी कहा जाता है। इतने सरनेमों में हम लोग बटे हुए हैं। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति यह है कि एक सरकारी आंकड़ा कहता है कि 54% दलितों पे 1 गज जमीन नहीं, और जिन पे 1 गज जमीन नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी आप जानते। जिस समाज का 80% हिस्सा
सुबह मेहनत मजदूरी पे जाता है और कुछ कमा के लाता है, तब उनके घर में चूल्हा जलता है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी ये आपको समझना चाहिए। इसलिए साहब ने कहा कि भाई इनकी राजनीति कैसे कामयाब होगी, इसलिए उन्होंने, इनके पास तो सामाजिक और आर्थिक जड़ें ही नहीं है, तो इनकी राजनीति तो कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने समाज के पढ़े लिखे और सक्षम जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको तैयार किया कि भाई आप लोग हौसला जुटाओ, आप अपनी जिम्मेदारी को समझो, सामाजिक जिम्मेदारी को समझो। आपको जो नौकरी मिली या रोजगार मिला, इसके लिए बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान किया है संविधान में, उसकी वजह से मिला। इस वजह से आप अपनी जिम्मेदारी को समझो, अपने जो हाशिए पे समाज है उसको उठाने का काम करो, उसके भी हाथ खींचो, उसको ऊपर लाओ, अपनी जिम्मेदारी को अदा करो। साहब काशीराम इस बात को समझाने में कामयाब हो पाए और तब जाके अधिकारी कर्मचारियों ने संघर्ष किया, वामसेब नाम का संगठन बना, उसके जरिए हमारी पुरानी मूवमेंट खड़ी हुई और हम लोगों को इस देश में अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिला। आज की मेरी पहली अपील उन अधिकारी कर्मचारियों से है जो सक्षम हैं कि आज चारों तरफ अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारे जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर देके गए हैं, अगर हम उनके सच्चे सपूत हैं तो आज हमें बैठ के अपने घर में आकलन करना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत परिवार के साथ साथ भी ये समाज भी हमारा परिवार है, इस समाज की क्या स्थिति है और ये कैसे सुधरेगी, और जो आज की सत्ता ने हालात किए क्या भविष्य में हम पे कुछ अवसर और अधिकार रह पाएंगे या हमारा जीवन जानवर से भी बुरा जीवन इस देश में हो जाएगा। इसके बारे में हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हमें विचार करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं आंदोलन कोई भी शुरू कर सकता है, चंद्रशेखर भी शुरू कर सकता है, कोई अन्य भी शुरू कर सकता है, विनय सिंह भी शुरू कर सकता है, कमल वालिया भी शुरू कर सकता है, हिमांशु वाल्मीकि भी शुरू कर सकता है, रविंद्र भाटी भी शुरू कर सकते हैं, अनिल धेरवाल भी शुरू कर सकते हैं, निजाम चौधरी भी शुरू कर सकते हैं, सतपाल चौधरी भी शुरू कर सकते हैं, नरेंद्र भिखुराम जैन भी शुरू कर सकते हैं, सुनील चित्तौड़, आंदोलन कोई भी शुरू कर सकता है, राजेंद्र यादव भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आंदोलन कामयाब तभी होगा जब उसका नेतृत्व पढ़ा लिखा समाज करेगा, क्योंकि जिस समाज का 80% बहुजन समाज क्योंकि हमारा है, उसका 80% समाज रोटी रोजी के लिए मोहताज हो, जिनको बेटी की शादी करनी पड़े तो कुछ उधार पैसे लेने पड़ते हों, बेटे को पढ़ाना पड़े तो जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, बेचनी पड़ती हो, जिनको मकान बनाना पड़ता है उनको साहूकार से या कहीं से लोन बैंक से उठाना पड़ता हो, जो सुबह उठ के मेहनत मजदूरी पे जाते हैं वो कैसे समाज को इतना समय दे पाएंगे कि समाज को वो अपने जागरूक कर दें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। जहां देश में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, फूले साहू की विचारधारा को, बिरसा की विचारधारा को खत्म करने के लिए इतने जो हैं षड्यंत्र किए जा रहे हो, वहां अगर इस आंदोलन को, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा कि जिस विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं होता, जिस व्यक्ति का प्रचार प्रसार नहीं होता, वो व्यक्ति भी मर जाता, विचारधारा भी खत्म हो जाती। इसलिए मैं अपने पढ़े लिखे समाज से अपील करूंगा, स्पेशली नौजवान तबके से। मेरे एक साथी ने मुझको इसके लिए लिखा भी कि आपको नौजवान लोग बहुत मानते हैं, आप नौजवान भाइयों से अपील करो कि वो जहां भी नौकरी करते हैं अपने आसपास हमारी बस्तियों को खोज के, क्योंकि सरकार तो सारे सरकारी स्कूल बंद कर रही है, वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। जो भीम आर्मी ने सबसे पहले जिम्मेदारी उठाई थी पाठशाला खोलने की, वो पाठशाला खोलने काम करें। वो हफ्ते में अगर रोज नहीं जा सकते, हफ्ते में 2 दिन जाएं, अपने सामाजिक परिवार को का भी ख्याल रखें, ये मेरी उनसे अपील है। और वो आंदोलन के साथ भी जुड़े, जिस तरह से जो लोग शासक वर्ग आज हैं उनका एक एक व्यक्ति जो है मूवमेंट का, उनकी मूवमेंट का काम करता है, हमारे लोगों को भी हमारी मूवमेंट का काम करना चाहिए, अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, कभी नहीं कहता सब मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ, मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं तो आपके सामने बात रख रहा हूं कि जो बेहतर काम कर रहा हो उसके हाथों को आप मजबूत कर दो। आप जहां हो अपने स्तर पे काम कर लो, लेकिन करते रहो, क्योंकि अगर आप ये महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं करोगे तो दुश्मन तो इसका प्रचार प्रसार करने से रहा।
मैं उस एक एक कार्यकर्ता का जो वहाँ 40-42 डिग्री टेम्परेचर में बैठा हुआ था, मैं कितना ऋणी हूँ। आपने मेरे अंदर दोबारा से मुझे जिंदा दिल बना दिया, क्योंकि जब ये घटना हुई, एक बार को तकलीफ हुई, मैं जब महसूस करता था तो मुझे याद आती थी। और मैं समझता था कि जब मैंने 2017 में भी मेरे साथ ये हुआ, तब आपने बड़ी संख्या में आकर मेरा हौसला बढ़ाया था। लेकिन कल मुझे भरोसा था, जिसने मुझसे पूछा, मैंने उसे कहा था कि मेरा बहुजन समाज आएगा और वो दिल्ली को ये बताएगा कि चंद्रशेखर अकेला नहीं है, भीम आर्मी कमज़ोर नहीं है, आज़ाद समाज पार्टी कमज़ोर नहीं है। मैंने आपसे अपील भी की थी कि आप भूखे आना, प्यासे आना, कैसे भी करके आना, ट्रेन से आना, पैदल आना, साइकिल पर, लेकिन आना जरूर। आपने कल ऐतिहासिक आंदोलन किया। आपके आंदोलन के आगे बहुत सारे तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता, वो भी बेचारे शामिल होने के लिए आए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आपके आंदोलन को समर्थन दिया। कोई कमजोर को समर्थन नहीं देता, आप ताकतवर हैं इसलिए उन्होंने आपको समर्थन दिया। वरना इस देश में गोलियां तो रोज चलती हैं, लाशें तो रोज बिछती हैं, रेप हत्याएं तो रोज होती हैं। अगर आपके साथ जुल्म हुआ तो इस बात का, आपकी शक्ति का लोगों को एहसास है। आपको लोग गुमराह करने के लिए बहुत सब तमाम तरह की बातें बताएंगे, बहुत तमाम तरह की चीजें बताएंगे, तमाम तरह के झूठे वो करेंगे। जो कल तक हमें गालियां दे के नीचा दिखाते थे बेचारे, उनको भी, वो भी तमाम तरह का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं आप इस बात को मानते, कभी भी भीम आर्मी के सैनिकों ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। हमेशा हमें नुकसान भी होता है। एक नुकसान की खबर भी मेरी उनके परिवार से बात हुई। बहुत जल्द मैं उनके परिवार के बीच भी पहुंचूंगा, भाई गोलू वाल्मीकि के परिवार से मिलने के लिए। मुझे तकलीफ होती है और मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैंने आज भी अपने साथियों को ये बात कही अम्बेडकर भवन में कि आज जो अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी ये समाज है, हम सब लोग हैं। क्योंकि आज हमारे पास शक्ति है इस अन्याय को रोकने की, अपनी ताकत बनाने की, अपने पैरों पर खड़े होने की, और हम चुप हैं, इस काम को नहीं कर रहे हैं, लोगों को जागरूक नहीं बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। हमारे लोगों को, हमारी विचारधारा को खत्म करने वाले दल हमारे लोगों को अपनी पार्टियों में शामिल करके, उनके वोट को खरीद के, उनके वोट को अपने पाले में करके राज कर रहे हैं। मैं उनको भी संदेश के तौर पे कहना चाहता हूं, जो लोग राजनीतिक कारणों से मेरा विरोध कर रहे हैं, आपको अगर कुछ करना भी है, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, काशीराम जी का आंदोलन चला रहे हैं। आप जो बीजेपी और दूसरे दलों में, कांग्रेस में और अन्य दलों में जो लोग हैं, उनको वहां से निकालने का प्रयास करो, तब तो समझ आए बात। आप हमारा इस वजह से विरोध करते हो क्योंकि गरीब के बच्चे खड़े हो रहे हैं। आपको इस बात से तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी। आपको इस बात से तकलीफ क्यों है? आप भी इन्हीं संघर्षों से उठ के आए हो। मैं आपके सामने ज्ञापन डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया ज्यादा वो लोग देखते हैं, और बाद में हमारे बहुजन यूट्यूबर भाई जो हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए वो इस बात को अपने यहाँ डालेंगे, और जो बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग वहां आएगा, उसको पढ़ेगा, सुनेगा, तो शायद वो समझ पाएगा कि कल का आंदोलन चंद्रशेखर आजाद के लिए नहीं था, उसकी सुरक्षा के लिए नहीं था, सीबीआई जांच के लिए तो था। सीबीआई जांच के लिए भी उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगे जो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अपनी जो है सुरक्षा लेने के लिए अपने ऊपर हमला करा लिया। क्योंकि जिस दिन इस बात की सीबीआई जांच होगी, मैंने सरकार से भी कहा, अगर आपके लोग इसमें शामिल नहीं तो सीबीआई जांच कराओ, जो पता लग जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि इसके पीछे कितने बड़े बड़े लोग हैं जो चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद को खत्म कर दिया जाए। वो आपके चंद्रशेखर को खरीद नहीं पाए, रोक नहीं पाए, उसकी जबान पे ताला नहीं लगा पाए, वो डरा नहीं पाए। तो अंतिम जो विकल्प बचा था बौखलाहट में हत्या कराना, उसका भी प्रयास उन्होंने कर लिया। मैं चाहता हूं आज के मेरे लाइव को हमारा बुद्धिजीवी समाज, अधिकारी, कर्मचारी, सक्षम समाज भी सुने, यूट्यूब चैनल के जरिए, इस लाइव के जरिए, और वो आकलन करें कि हमारी जो मांगे थी वो समाज के हित की मांगे थी या किसी व्यक्ति विशेष की मांगे थी। और हमने जो विभिन्न विपक्षी दल के लोग वहां आए, उनको भी अपने ज्ञापन पे सहमत करने का काम किया कि भाई वो हमारे ज्ञापन पे सहमत हों, हमारी मांगों पे सहमत हों। हम इस देश में 75 साल भी अगर अन्य अत्याचार का शिकार हो रहे हैं,
एनसीआरबी का जो डाटा कहता है कि किसी प्रदेश में 20,000 महिलाओं के साथ, किसी प्रदेश में 18,000 महिलाओं के साथ, किसी प्रदेश में 15,000 महिलाओं के साथ जो हर साल अन्याय अत्याचार की घटनाएं होती है, अगर उसका डाटा भी निकाल लिया जाए, अगर शर्म हो मीडिया में वो निकाल के डाटा बताए कि इनमें दलित पिछड़े समाज की कितनी बच्चियां हैं, और जो नफरत करते हैं हमसे, मैं कहना भी नहीं चाहता इस बात को, क्योंकि हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं में कभी भेदभाव करना सिखाया नहीं, हमें तो इंसानों में भेदभाव करना नहीं सिखाया। छोड़ो, मैं इस बात को भी नहीं कहता, लेकिन क्या हमारी बच्चों के नसीब में लिखा हुआ है कि उनको पैदा होने के बाद, बड़े होने के बाद, जिनको हम इतने लाड प्यार से पालते हैं, जिनको हम पलकों पे रखते हैं, नाजों में पालते हैं, उनको अन्याय अत्याचार सहना पड़े। मैं समाज की हर एक बहन बेटी को जो दुनिया में कहीं रहती है, मैं उनको अपना परिवार मानता हूँ। अगर उनके साथ अन्याय होता है तो मेरा कलेजा छलनी हो जाता है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं ये कह के, हमारे साथी कहते हैं आप इस पर जवाब मत दिया करो, आप ये मत किया करो, लेकिन क्योंकि मैं जहाँ से उठ के आया हूँ एक गांव से, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। मैं जिस जगह से निकल के आया हूँ, जिस गरीबी से निकल के मैं बाहर आया हूँ, और मैंने दर्द देखा है, तो जो लोग ये कहते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ में कि हम किसी के आगे गिड़गिड़ाए और ये सब चीजें, आप भीम आर्मी के जोश जुनून को जानते नहीं। मेरा सारा दर्द इस समाज के लिए है, बहुजन समाज के लिए। अगर मुझे व्यक्तिगत कोई लालसा होती तो बहुत दल थे इस देश में, अगर आपने रास्ता बंद कर दिया था तो मैं दलों को ज्वाइन करके एमपी एमएलए बन जाता। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब के मूवमेंट को ना मिटने देने की कसम खाई है, संकल्प लिया है, और मैंने नहीं, हमारे एक एक कार्यकर्ता ने भीम आर्मी के, आप उनको, क्योंकि वो बहुत सारे कार्यकर्ता जो नहीं जुड़े, वो समझदार नहीं, आप अपनी बातें लिख के उनको गुमराह कर लेते हो। फिर उन्हें कुछ दिनों बाद एहसास हो जाता है कि हमें हमारी लड़ाई से रोका जा रहा है, हमें पंगु पिछलग्गू बनाया जा रहा है। फिर वो आके भीम आर्मी के साथ खड़े जाते हैं, क्योंकि मैंने भीम आर्मी के साथियों को स्वाभिमान से समझौता करना नहीं सिखाया, और मैंने उनको एक एक पल ये सिखाया कि वो समाज के लिए ईमानदार रहें। मैंने जो ज्ञापन वहां दिया था, मैं उस ज्ञापन को इसलिए आपके आगे पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि हमारा बुद्धिजीवी समाज आकलन करे, अपने नेताओं का भी आकलन करे, जिनको वोट दे दे के आपने दलित पिछड़े वर्ग के नेताओं को ताकतवर बनाया, उनका भी आकलन करें। हमारी पहली मांग ये थी, और ये मांग इसलिए थी कि मैंने चर्चा की एक साथी से, तो मुझे पता लगा कि एचजेएस के जरिए जो उत्तर प्रदेश में भर्ती होती है, उसमें पिछले 10 साल में एक भी हमारा जज नहीं बना, जबकि हमें 22.5% आरक्षण है और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण है। फिर भी 50 बच्चे पिछड़े वर्ग के पिछले 10 साल में जज नहीं बने, और एक बच्चा शेड्यूल कास्ट का जज नहीं बना, क्योंकि ताकतवर लोगों ने, जिनकी सरकार है, उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि आप कंपटीशन में अच्छे नंबर ले आओगे, लेकिन आपको इंटरव्यू उनके हाथ में है। इंटरव्यू कुर्सी पे वो लोग बैठे हैं, 80 नंबर कम से कम लाने हैं। वहां हमारे बच्चों के नंबर 79 तक आते हैं और उनके साथ छल हो जाता है। इसलिए मैंने मांग की है, जबकि उत्तर